हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी यानी हम लोग विद्युत चैप्टर से रिलेटेड सारा के सारा कॉन्सेप्ट सोल्व करेंगे। इसमें आपको सारा एसी से डीसी लेकर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, चालकता क्या होता है, सारा के सारा एकदम ए टू जेड सारा के सारा एसआई मात्रक सहित हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में और जानेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते होंगे, अक्सर रेलवे पेपर में पूछता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है, कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, ये सारा के सारा कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक देखते चलें। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो सबसे स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु क्या है, परमाणु क्या है। तो देखिए परमाणु क्या है बाबू, तो परमाणु वह छोटा से छोटा कण है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले बता देता हूँ कि विद्युत क्या है। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कराते हैं दोस्त। ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। उसी के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों से मिलकर ही परमाणु का निर्माण होता है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि प्रकृति में क्या इसका नेचर है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। ठीक है, एक एक से टॉपिक से छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए, परमाणु क्या होता है। देखिए परमाणु वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक होता है। पृथक माने समझ रहे हैं ना, अलग होता है, पृथक होता है। वह क्या कहलाता है बाबू, होता है वह परमाणु कहलाता है। वह परमाणु कहलाता है। यानी वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक होता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहलाता है। वह परमाणु कहलाता है। कोई दिक्कत बाबू, कोई डाउट। देखिए यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बताइए विद्यमान रहता है कि नहीं रहता है। तो यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यानी यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि सर जो परमाणु है ना, वह किससे बना होता है। तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे बना होता है, परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से होता है।
यानी परमाणु का निर्माण बाबू किससे होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से होता है। किसका निर्माण? परमाणु। परमाणु क्या होता है बाबू? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। यह कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। परमाणु क्या होता है? तो विद्युत उदासीन होता है। अच्छा सर, और क्या? तो देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर बाबू? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। नाभिक में विद्यमान होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू? इलेक्ट्रॉन परमाणु के आउटर मतलब बाहरी कक्ष में क्या करता है? चक्कर करता है, यानी मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इतना नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में बाबू क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मान लो ये हो गया हमारा परमाणु और इसके नाभिक में क्या हो गया? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन नहीं, इसके आउटर सेल में क्या करता है कि यह चक्कर करते रहता है। ये जो है ना, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है कहाँ पर बाबू? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर, बाहर में। कथी कहते? और परमाणु के जो नाभिक होता है ना, वह विद्युत क्या होता है? परमाणु जो होता है वह विद्युत उदासीन होता है। नहीं, न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? शून्य। फिर तो क्या हो जाता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और देखो, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करता है। इलेक्ट्रॉन गमन करता है। अच्छा सर, प्रोटॉन पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, क्या बाबू? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, यानी इस पर प्लस 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब आवेश, ठीक है, आवेश रहता है। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब बाबू कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्लस 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। कोई डाउट? इतना कूलम्ब होता है। और सर, तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस होता है। इस पर माइनस 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब आवेश होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है बाबू? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन
अर्थात अर्थात आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है बाबू? आवेशहीन होता है, अर्थात सर इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, न तो पॉजिटिव और न ही निगेटिव। कोई डाउट? इतना नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्त, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या चीज़? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बाबू। अब देखो यह क्या है कि मान लो ये बाबू तुम्हारा कक्ष हो गया, ये क्या हो गया? कक्ष हो गया। अब इसमें पी या प्लस चिन्ह किस में? नाभिक में, यानी इसके नाभिक में क्या रहेगा बाबू? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं। और इस पर दिखा दो प्लस चार्ज और इस पर जीरो चार्ज नहीं, यानी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में चक्रण कर रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन टर्म जो है ना बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो देखो किसी भी कंडक्टर में यानी किसी भी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तभी विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। नहीं, यानी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब उस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता हो। इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? फ्री मूव करता हो, यानी स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन गमन करता हो, तभी कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो संभव है। देखो तो फ्री इलेक्ट्रॉन का है तो किसी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के बात करें तो किसी धातुओं के अंतिम कक्षा में, किसी धातुओं के अंतिम कक्षा में, किसी धातुओं के अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हो, कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी जब किसी धातु के बाह्यतम कक्षा में बाबू, जब किसी धातु के अंतिम कक्षा या बाह्यतम कक्षा कहिए, उसमें जब एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, खुद ही कहते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा सर और क्या? तो देखिए अधिक दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होता है। कौन सा बाबू? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी अधिक नाभिक से, याद रखना, नाभिक से अधिक दूर होने के कारण नाभिक से अधिक दूर होने के कारण यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब बाबू कि देखो ये जो है नाभिक, ये क्या है? नाभिक। और देखो नाभिक से ये काफ़ी दूर है, नाभिक से दूर होने के कारण यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत का प्रवाह हो पाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाहित होता है।
ठीक है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण ही, याद रखना ये कई बार पेपर में पूछ चुका है, ठीक है, कि आखिर आवेश कैसे प्रवाहित होता है सर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, सॉरी, आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लो बाबू। चलिए देखिएगा, अगर कहेगा बाबू कि ठोस पदार्थों में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी ठोस पदार्थ में आवेश का प्रवाह किसके चलते होता है बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक। और यही बात करें कि जलीय, जैसे विद्युत अपघट्य में यानी वैद्युत अपघट्य में बाबू, वैद्युत अपघट्य में, जबकि वैद्युत अपघट्य में आवेश का प्रवाह आयन के कारण, मुक्त आयन के कारण होता है। आयन कहने का मतलब बाबू, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या है? आयन है, सॉरी, धनायन और ऋणायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये सब आयन है। कोई दिक्कत है? यानी धनायन और ऋणायन दो होता है ना, तो वही मुक्त आयन के कारण क्या होता है? विद्युत अपघट्य में आवेश का प्रवाह होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आया कि चार्ज क्या है सर? आवेश किसे कहते हैं? आवेश, इसको कहते हैं चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? एकदम एक बारीकी से समझते चलिए कि सर चार्ज क्या है। तो देखिए, चार्ज अगर कहेगा, ध्यान से सुनिए, अगर चार्ज कहेगा तो किसी पदार्थ का वह गुण, सुनिएगा, ध्यान से सुनिए इधर, कि चार्ज क्या है सर? यानी आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वैसा गुण जिससे आकर्षण और प्रतिकर्षण का भाव उत्पन्न हो, जिससे आकर्षण और प्रतिकर्षण का भाव उत्पन्न हो, उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है। तो वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत आकर्षण व विकर्षण का अनुभव करती है, चार्ज किसे कहते हैं? तो वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती हैं। वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अगर कहेगा कि अनुभव कराती है, अनुभव कराती है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश
यानी चार्ज कहते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्त, वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक, यानी या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी अपने आप से हटाएगा, दूर हटाएगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के भाव हो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? कूलम होता है। आवेश का इसका एसआई मात्रक कूलम यानी इसे क्यू से सूचित करते हैं, कूलम होता है। और इसका सीजीएस मात्रक बाबू, यानी आवेश का सीजीएस मात्रक, याद रखिएगा दोस्त, ये सब पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, कैमरा मास्टर दिखाई दे रहा है ना? कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। नोट डाउन कर लो तो बाबू। चलिए दोस्त देखिएगा, आवेश को किससे सूचित करते हैं? सी से कहो या क्यू से, कोई दिक्कत है? तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि क्यू बराबर क्या होता है बाबू? आई टी। क्यू बराबर, कोई दिक्कत है? क्यू बराबर आई टी, जहाँ क्यू क्या है बाबू? आवेश है। क्यू आवेश है। आई क्या है बाबूआ? तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा। और टी क्या है बाबू? तो समय है। टी क्या है? समय है। तो अगर कहेगा कि आवेश का एसआई मात्रक बताइए, आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक आई को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर, नहीं एम्पियर। और टाइम के मतलब सेकेंड, यानी कहने का मतलब हमार सोना, हमार बाबू, एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है। किसका हो? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। नहीं कोई डाउट? अब देखिए, Q बराबर आई टी पर हमेशा क्वेश्चन आता है आपको न्यूमेरिकल, उसको करना है। ठीक, इस पर हम करवाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक, आवेश का मात्रक तो हो गया। देखिएगा, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आवेश के लिए, आवेश के लिए बाबू, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग, ऋण शब्द नहीं कहते हैं कि धन आवेश है तो ऋण आवेश है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और क्या सर? तो त्वरित चालक की खोज किसने किया था बाबू? त्वरित चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं किया था ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। त्वरित चालक का खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। अगर बात करें बाबू कि वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया की खोज, वस्तुओं के आवेशित करने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था बाबू? खोज तो थेल्स ने किया था। किसने? थेल्स ने किया था। वस्तुओं के आवेशित करने का खोज किसने किया था? तो
थेल्स ने किया था। इसी के अनुसार ऊपर लिख लिए हो बाबू, थेल्स ने किया था, नोट डाउन कर लो। आइए बाबू, देखना बाबू इधर, थेल्स ने क्या किया था कि वस्तुओं पर आवेश कैसे क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। नहीं ऐसे हाथवा रगड़ोगे ना, हाथवा रगड़ने के बाद या कोई भी वस्तु रगड़ने के बाद चपक जाता है, नहीं चपक जाता है। आइए सर, ठंडवा के दिनवा में हाथवा खूब एके में रगड़ेंगे ना तो गर्माहट फील होगा। ऐसे कुकुड़ के धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथवा एथी करिएगा, मलिएगा, तो जानते हैं क्या हो जाता है उससे, क्या होता है, आवेश जो आपके हाथ का है ना बाबू, आवेश जो है घर्षण के चलते इसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश क्या करता है कि उसमें गर्माहट ला देता है। क्या करता है, गर्माहट ला देता है। समझ रही हो क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कहने का मतलब है बबुआ कि जो इसने थेल्स साहब ने क्या किया कि वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया की खोज की। अब इसने क्या कहा बाबू, तो इसने क्या कहा कि यदि थेल्स के अनुसार, थेल्स के अनुसार, एगो मैथे में थेल्स साहब नहीं है, ध्यान देना, साइंसों में है। थेल्स के अनुसार कांच के टुकड़े को, कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े को रेशम के धागे से, रेशम के धागे से क्या किया जाए, कांच के टुकड़े को रेशम के धागे से, अगर रेशम के धागे से उसको क्या किया जाए, रगड़ा जाए, रेशम के धागे से रगड़ा जाए, तो रगड़ा जाए तो क्या होगा बाबू, तो कांच आवेश को, कांच इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग कर धनायन का निर्माण करेगा, धनायन का निर्माण करेगा। ठीक है, जबकि रेशम का टुकड़ा, रेशम का धागा क्या करेगा बाबू, रेशम का धागा या रेशम का कपड़ा लिखो तो बेशक रहेगा, धागे से कपड़े लिखो, कपड़े बेटर रहेगा। ठीक है, रेशम का कपड़ा बाबू, रेशम का कपड़ा जो है ना वह ऋणायन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करेगा, ऋणायन जैसा व्यवहार करेगा, जैसा व्यवहार करेगा। समझ में आया क्या। देखो बाबू, थेल्स के अनुसार क्या कहा गया, ध्यान से समझना, कि अगर कांच का टुकड़ा और रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच के टुकड़ा जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। कांच के टुकड़ा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कांच के टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करता है। जैसे जिसके पास रुपया होगा वही ना, जो धनी होगा वही ना पैसा देगा, और जो पैसा देगा तो वो धनी है, यानी धनायन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, दे दिया, वो क्या हो गया, वो धनायन। और जो ले लिया वह क्या होगा, ऋणायन। अब लिया तुम तो यानी गरीब हो, ऋण हो, कर्ज में हो। समझ में आ गया ना। तो जो लेगा वह ऋणायन और जो देगा वह क्या करेगा, धनायन। तो वहीं रेशम का कपड़ा के साथ अगर कांच के टुकड़े को रगड़ा जाए तो यह हमेशा पेपर में पूछेगा, तो कांच क्या हो जाएगा बाबू, धनावेशित, यानी कांच धनावेशित हो जाएगा, जबकि रेशम का टुकड़ा क्या हो जाएगा, रेशम के कपड़ा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। कोई दिक्कत है। तो इसका खोज किसने किया था, थेल्स ने। आज समझ में आया ना। अब देखना
समान, देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसके अनुसार क्या हुआ, इसी के अनुसार, थेल्स के अनुसार, इसी के अनुसार बाबू, या थेल्स यहाँ पर लिख दूंगा तो और बेटर रहेगा। थेल्स के अनुसार, अनुसार Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, यह हमेशा VVI है, कोई दिक्कत है? ये क्या है बाबू, तो उत्पन्न आवेश है, उत्पन्न आवेश। Q क्या है, उत्पन्न आवेश है। N क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। नहीं ई क्या है बाबू, तो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन, त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? अरे कोई डाउट है क्या? यानी त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हो कि ई पर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Q कितना आवेश उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत? यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 10 को इलेक्ट्रॉन है तो 10 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉनों पर एक चार्ज जो होता है कितना, तो -1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है ना, उससे N से जितना इलेक्ट्रॉन होगा गुणा कर दोगे तो उत्पन्न आवेश हो जाएगा। उत्पन्न नोट डाउन करिए। अब कूलम का नियम बबुआ, क्या चीज़ का, कूलम का नियम, कूलम का नियम, ध्यान से देखना, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में कूलम्ब, कूलम्स ला, नहीं कोई दिक्कत है? यह कहता है कूलम का नियम बाबू, कृपया करके बोर्ड पर देखे सारे विद्यार्थी, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि इसको समझ लो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। यह एगो आवेश हो गया Q1, आवेश हो गया, सभी को दिखाई पड़ रही है क्या? ठीक, यह आवेश हो गया Q1, यहाँ पर एक अलग आवेश हो गया Q2, क्या हो गया, Q2। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी कोई दिक्कत है कि सर इसको पढ़ाने से पहले हम आपको बता दे रहा हूँ कि समान आवेशों के बीच, आप लोग को पता है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी माइनस प्लस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब बबुआ कि लड़का लड़किया से नोट्स मांगेगा तो लड़किया दे देगी, या लड़किया लड़का से मांगेगा तो वो नोट्सवा दे देगा, लेकिन लड़किया लड़किया से मांगेगी तो नोट्सवा नहीं देगा, नहीं देगी। कोई दिक्कत है? आ लड़का के नोट्सवा ना देगी, साला फाड़ देवे तू ना पढ़लस, यू समझ में आ गया ना? तो ये होता है आवेश, नहीं कोई दिक्कत है? अब आइए, दो आवेश है मेरे पास, Q1 और Q2, Q1 और Q2। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बाबू, दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरी की बात करें हम बबुआ, R है, क्या है, अगर R है तो कहता है कि कूलम नियम के अनुसार कि अगर दो आवेश है, ध्यान से सुनना, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण जो बल होगा ना, यानी F है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहता है बाबू, कूलम का नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, दो आवेशों, कृपया करके बोर्ड पर देखें, आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बाबू सोना इधर ध्यान दो, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, देखो एक आवेश हो गया Q1 और एक हो गया लगने वाला
आकर्षण जो बल है ना बाबू, आकर्षण बल, ध्यान से देखना, आकर्षण बल क्या होगा? आकर्षण बल दो आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती, जबकि उसके बीच के, ध्यान से देखना है गुरु, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है ना बाबू, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन टू कूलम्ब is directly proportional to the production of their multiple and inversely proportional to the distance of that abyss, directly proportional to the square of that coulomb। कोई दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हेलो ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब क्या लिख सकते हैं बाबू? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। वहीं जो होता है क्या बाबू, तो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इन्वर्सली होता है। फोर्स जो होता है दो चार्जों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। कोई दिक्कत? तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड हियर इक्वेशन सेकेंड। नाउ ठीक है, कैलकुलेट फ्रॉम, नाउ लिखा गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण एक और समीकरण 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर तुलना कीजिएगा तो आपको क्या फाइनली प्रोडक्ट निकल के आएगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में r², Q1 Q2 बटा में r²। अब जो एफ होगा ना बाबू, तो एफ बाबू का क्या हो जाएगा? हाई अपसाइड ये हटेगा ना तो के आ जाएगा, यानी अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाइएगा तो क्या आ जाएगा? के कांस्टेंट टर्म आएगा, Q1 Q2 बटा में r²। तो ये जो हो गया ना आपका बाबू, ये जो हो गया ना, तो यही कूलम्ब्स लॉ देता है। कोई दिक्कत है? इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में बता। देखिए दोस्त, कूलम्ब के अनुसार यानी एफ बराबर क्या हो गया बाबू? के इंटू Q1 Q2 बटा में r² हुआ ना। जहाँ के क्या है बाबू? जहाँ के एक नियतांक है, क्या है? नियतांक है। कोई दिक्कत? अब के बराबर क्या होता है? के बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई डाउट? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई दिक्कत है? यह पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए कि जो एक, रुक जाइए, अगर आपसे बात किया जाए कि एक अगर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ दिया जाए कि आप एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणा 10 के पावर -12, ठीक है, फैराड प्रति मीटर, या इसी को लिख सकते हैं आप
क्या चीज़ बाबू? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कूलम्ब स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई डाउट? अब देखिएगा, अगर बात किया जाए, हम ध्यान से सुनिएगा, अगर अपसाइलन नॉट का मान हो गया ना, अगर के का मान पूछा जाए कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का मान, पूरा का मान कितना होता है, इतना जो है ना, यानी के बराबर 1/4 पाई अपसाइलन जो नॉट होता है, इसका मान कितना होता है? तो 9 × 10 के पावर 9, ये जो होता है ना कूलम्ब स्क्वायर प्रति, इसका मान कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन, यहाँ पर देखो बाबू उल्टा हो जाता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। केवल जस्ट इसका पलट जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो ये पेपर में पूछता है आपसे, अपसाइलन नॉट का मान पूछता है। ये सब ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये सब कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि के का मान कितना होता है? तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, इतना के मान कितना होता है? तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अपसाइलन नॉट का मान कितना होता है? तो आपसे पेपर में डायरेक्ट अपसाइलन नॉट का मान पूछ लेगा, के का मान पूछ लेगा, जहाँ ये देकर नियम कहेगा कि जहाँ के का मान कितना होता है, कूलम्ब के नियम के अनुसार के एक नियतांक होता है, के का वैल्यू कितना होता है? तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 फैराड बराबर 96,500, 96,000 कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, नहीं 96,500 कूलम्ब होता है 1 फैराड बराबर। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, अगला है टॉपिक कि विद्युत वाहक बल। कौन बाबू? विद्युत वाहक बल, यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव। अब सर विद्युत वाहक किसे कहते हैं? एकरा के शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ नहीं, इसे शॉर्ट में किससे बाबू? ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यह होता क्या है सर? तो आराम से समझिए बबुआ कि होता क्या है। जब किसी चालक पदार्थ में, आराम से सुनना, चालक पदार्थ, जब हम किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तब विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है बाबू? विद्युत वाहक बल। समझ में आया क्या? यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है ना, तो यह धारा को प्रवाहित करने वाला बल, कभी सुनी है कि एक सिरा से जब कोई चीज़, वस्तु दूसरे सिरे तक पहुंचती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बल लगता होगा, जिसे क्या कहते हैं बाबू? विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो वहीं जो उसी बल के चलते क्या होता है कि विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाता है, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। देखना ध्यान से, जब किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित कराने वाला, जब किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जब किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसे
प्रवाहित करने वाला बल, प्रवाहित करने वाला बल, करने वाला बल क्या कहलाता है बाबू? प्रवाहित कराने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है, कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बाबू? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब सर यह हमको देखने को कहाँ मिलेगा? तो जैसे में ध्यान से देखिएगा, विद्युत बैटरी, जनरेटर, जनरेटर, बैटरी, बैटरी नहीं, जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया, आपको सेल हो गया, सेल इत्यादि द्वारा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका सर ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बबुआ? वोल्ट होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। लिखो बाबू। चलिए दोस्त, विभवांतर क्या है अगला टॉपिक? विभवांतर, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बाबू? ध्यान से समझिएगा। जब किसी चालक में, ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं तो उसके दोनों सिरों के बीच विभव उत्पन्न होती हैं। तो उनके दोनों सिरों के बीच विभव में कुछ अंतर पाया जाता है, विभव में कुछ अंतर पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आम भाषा में बोले तो दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं ना। ओहू से भोजपुरिया में बोलते हैं तो दोनों विभवा के बीच के अंतर, विभवा लड़की के नाम होता है ना, एगो विभव दूगो विभव, दोनों विभवा के बीच के अंतर के विभवांतर कहते हैं। खुद ही कहते। आइए ध्यान से सुनिएगा। जब किसी चालक में, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता, प्रवाहित किया जाता है, तो उसके दोनों सिरों के विभवों में, विभव में कुछ अंतर पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे विभवांतर, विभवांतर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? विभवांतर कहते हैं, जिसे विभवांतर कहते हैं। खुद ही कहते हैं। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके दोनों सिरों के विभव में कुछ अंतर पाया जाता है, जिसे विभवांतर कहा जाता है। अगर बात करें कि विभवांतर जो है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट मीटर किसका होता है? विभव का तो वोल्ट होता है, अब विभवांतर के तो वोल्ट ही होता है। अब बताइए वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है? एथी या ओथी कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक बाबू, इसका ऐसा ही मात्रक
वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। अब विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। नहीं कोई डाउट तो लिख लीजिए। देखिए दोस्त ध्यान से सुनिएगा, विभव किसे कहते हैं, विभव, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू, तो एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, विभव कहते हैं ना। कार्य को क्या कहते हैं बाबू, विभव कहते हैं। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है बाबू, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट। क्या चीज़, वोल्ट होता है। कोई डाउट है, इसे भी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय भी, सूचित करते हैं। कोई डाउट तो इसे भी से सूचित किया जाता है। ये पूरा प्रिंट कर लीजिए।